Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. पिछले सेशन में इंग्लिश के पिछले सेशन में हमने अपना पहला चैप्टर समझा था अ जेकल जज, जिसमें एक्सप्लेनेशन दी थी सर कामरान ने, और सेकंड उन्होंने जो है वो डिक्टेशन वर्ड्स जो थे वो लिखवा दिए थे, और उन्होंने कॉपी को जो रजिस्टर तो जो आपका है उसको मेंटेन करना भी सिखा दिया था। तो उसमें आपने जो है वो सिलेबस वगैरह जो आपने लिख लिया होगा, उसके बाद आपने पहला जो आपका पेज है उसके बाद वो आपने छोड़ना है, क्योंकि वो डिक्टेशन वर्ड्स के लिए होगा। उसके बाद सेकंड अब मैं जो है वो आपको उसके वर्ड्स मीनिंग करवा दूँ। तो जो है वो हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग कर रहे हैं, तो वर्ड्स मीनिंग में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमारा जो पहला वर्ड है वो ऑटोमेटिकली, इसका मतलब इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो सेल्फ मूविंग, और उर्दू मीनिंग है खुद ब खुद। इसका मतलब खुद ब खुद जो चीज़ ऑटोमेटिकली जो चीज़ चलती है, मतलब सेल्फ मूव होती है, खुद ब खुद जो चलती है। सेकंड वर्ड है हमारा सॉब, SOB सॉब, कैच द ब्रेथ व्हाइल वीपिंग, मतलब सिसकियां भरना, मतलब अंदर ही अंदर सिसकियां भरना। नंबर थर्ड पे है हमारा पिटी, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है मर्सी, मतलब रहम। नंबर फोर्थ पे हमारा प्लेड, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है मेक अ प्ली, और जिसकी उर्दू मीनिंग है जवाब दावा, मतलब किसी की वकालत करना है, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट या अपील करना, किसी चीज को मतलब रिक्वेस्ट करना है, किसी चीज की मांग करना। हमारा फिफ्थ पे है कंसेंट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है एग्री, मतलब रजामंदी, मतलब मान जाना, रजामंदी मतलब किसी चीज के लिए हामी भर देना। तो जो है वो हमने वर्ड मीनिंग कर ली है। अब क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, और पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हु पुट द केज इन द जंगल एंड व्हाट वाज हिज प्लान। तो जंगल के अंदर पिंजरा किसने लगाया था और उसका प्लान क्या था? इसका आंसर है अ हंटर पुट द केज इन द जंगल एंड हिज प्लान वाज टू कैच अ टाइगर। एक हंटर था जो जानवरों को शिकारी होता है, उसने वो पिंजरा लगाया था जंगल के अंदर, और उसका प्लान ये था कि वो टाइगर को पकड़ना चाहता था, कैच करना चाहता था टाइगर को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिड द टाइगर अबाइड बाय द प्रॉमिस ही मेड टू द मिल्कमैन, व्हाट वाज द आर्गुमेंट ऑफ द टाइगर। क्या टाइगर ने जो वादा किया था मिल्कमैन से वो उस पे कायम रहा, वो उस पे मतलब अपना वादा पूरा करने पे उस यकीन था, वो वादा कर पूरा करने वाला था। और व्हाट वाज द आर्गुमेंट ऑफ द टाइगर, टाइगर के साथ आर्गुमेंट क्या चल रहा था, क्या मतलब बहस कर रहे थे वो। आंसर, द टाइगर डिड नॉट अबाइड बाय द प्रॉमिस, टाइगर ने अपना प्रॉमिस पे वो कायम नहीं रहा। एंड व्हेन ही केम आउट ऑफ द केज, और जब वो पिंजरे से बाहर आया, ही ट्राइड टू ईट द मिल्कमैन, उसने कोशिश करी खाने की, ईट करने की, किसको? मिल्कमैन को, जिसने उसको बाहर निकाला। He argued to justify his action, और वो बहस कर रहा था अपना जो उसने एक्शन जो किया था, ये जो कोशिश की मिल्कमैन को खाने की, उस पर वो आर्ग्यू कर रहा था, उस पर वो बहस कर रहा था, उसको जस्टिफाई करने के लिए, मतलब उसको सच्चा साबित करने के लिए। दैट क्या, सिंस अ मैन लाइक अ मिल्कमैन पुट द केज to trap all the animals, he would eat all men starting from the milkman। तो मतलब वो क्या किस चीज पे आर्ग्यू कर रहा था, अपने कौन से एक्शन को जस्टिफाई करने की, मिल्कमैन को जो उसने खाने की कोशिश करी। तो ये बताता, सिंस अ मैन लाइक अ मिल्कमैन, मतलब मिल्कमैन जैसे जो लोग होते हैं, पुट द केज टू ट्रैप ऑल द एनिमल्स, वो जो है वो सारे जानवरों को पकड़ने के लिए केज लगाते हैं, पिंजरे मतलब डालते हैं शिकार करने के लिए। he would eat all men starting from the milkman, वो उन सारे लोगों को खाने की बात कर रहे थे कि वो सब लोगों को खा जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द मिल्कमैन, मतलब मिल्कमैन से वो स्टार्ट करने वाला था, और जैसे सारे लोगों को वो खा जाएगा। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, और हमारा ये थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ डिड द ट्री एंड द बुफेलो रिएक्ट टू द मैन ऑन द क्वेश्चन ऑफ राइटनेस ऑफ टाइगर्स एक्शन। दरख्त ने और बुफेलो ने, मतलब भैंस ने क्या रिएक्ट किया इंसानों के ऊपर, मैन के ऊपर, उसकी जिसके क्वेश्चन पे, जो मतलब टाइगर्स के जो एक्शन था उसके राइटनेस पे, उसके सच्चाई पे, उसकी बात पे जो है वो बुफेलो और ट्री का क्या रिएक्शन था। आंसर, द ट्री एंड द बुफेलो रिएक्टेड नेगेटिवली ऑन द क्वेश्चन
ट्री ने और बफेलो ने जो है वो नेगेटिव मतलब इनकार किया क्वेश्चन से, मना किया उन्होंने, मतलब नेगेटिव रिएक्शन दिया। उन्होंने जो बात करी, उनका जो बिहेवियर था वो सब नेगेटिव था। उन्होंने ये बोला कि जो है कि ये गलत है। Both of them showed their inability to be a judge on such an issue and also complained about the cruel and unfair treatment of humans with them. तो ट्री और बफेलो ने जो है वो एक इंसान की बात पे, जो टाइगर ने उस पर एक्शन किया, उस पर उन्होंने नेगेटिवली बिहेव किया, नेगेटिवली रिएक्ट किया कि ये जो गलत बात है वो गलत बोल रहा है इंसान। और उसके बाद बोथ ऑफ देम शोड इन देयर इनएबिलिटी, मतलब दोनों ने अपनी जो है वो इनएबिलिटी, मतलब जो उनके हाथ में पावर थी, क्योंकि जो वो जज थे तो उसका गलत इस्तेमाल किया। और उन्होंने टू बी अ जज ऑन सच एन इशू, इस इशू पे उन्होंने जज के हिसाब से जो वो उनकी रेपुटेशन थी, उनकी जो बात थी, वो जज बन के जो सही फैसला उनको लेना चाहिए था, उस पर उन्होंने अपनी इनएबिलिटी दिखाई, मतलब अपनी जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं किया। And also complained about the cruel and unfair treatment of humans with them, और उन्होंने खुद भी उल्टा कंप्लेन करना शुरू कर दी इंसानों के बिहेवियर पे, ह्यूमंस के बिहेवियर पे, कि वो हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे साथ गलत बिहेवियर करते हैं। क्रूल और अनफेयर मतलब जो है वो मुनासिब जो है वो ट्रीटमेंट, मुनासिब जो उनका बिहेवियर होता है वो हमारे साथ गलत है, तो उस चीज पे भी वो कंप्लेन कर रहे थे। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस, और उसके बाद अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए। अब हमारे हैं वर्ड सेंटेंसेस। वो हमारा जो पहला वर्ड है वो कैच, मतलब पकड़ना। बी हरी टू कैच द बस, मतलब हम बस तक पहुंचने के लिए जल्दी में होते हैं। नंबर 2 बाइसाइकिल, आई हैव अ न्यू बाइसाइकिल, मेरे पास एक नई बाइसाइकिल है। नंबर 3 प्रॉमिस, मतलब वादा। आई एम कॉन्फिडेंट ही विल कीप हिज प्रॉमिस, मुझे यकीन है कि वो अपना प्रॉमिस रखेगा, मतलब वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, रखेगा। नंबर 4 रिक्वेस्ट, ही रिफ्यूज्ड टू लिसन टू आवर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, उसने हमारी रिक्वेस्ट, जो हम चाहते थे, मतलब जो हम मांग कर रहे थे, वो सुनने से उसने, हेल्प के लिए हम जो उसको मांग कर रहे थे वो उसने सुनने से इनकार कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया हमारी रिक्वेस्ट। ये होगा हमारे वर्ड सेंटेंसेस। इसके बाद 2 एक्सरसाइजेज हैं बुक की, वो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने जो है वो अपने चैप्टर का तकरीबन सब कुछ कर लिया है, अब सिर्फ जो है वो एक्टिविटीज़ रह गई हैं। अब एक्टिविटी जो हमारी पहली जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो हमारी है पेज नंबर 10 पे, और हमारा ये ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो अब इसमें अब इसमें जो हमें करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने कि असल में इस जुमले के हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो द चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड शाउटिंग एंड बीइंग वेरी डैश, स्टूपिड या सिली, अब इन दोनों में से हम बताना है। अब क्या, बच्चे जो है वो भाग रहे थे, चीख रहे थे इधर उधर, और वो बहुत ज्यादा डैश लग रहे थे। अब क्या, बेवकूफ लग रहे थे या नादान लग रहे थे? तो वो बेवकूफ नहीं लग रहे थे। बेवकूफ, स्टूपिड जो है वो बेवकूफ हम तब लगाएंगे जब कोई बहुत ही ज्यादा बेवकूफों वाली हरकत की गई हो। ये कोई ऐसी बेवकूफ वाली हरकत नहीं, एक नादानी वाली हरकत है। तो हम यहाँ पे पहली जो हमारी है उस पर हम लिखेंगे यहाँ पे डैश में हमारा आएगा सिली। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो है वो हमारा है हामिद टोल्ड मी अ लॉट ऑफ लाइज एंड आई वॉज डैश इनफ टू बिलीव हिम। हामिद ने मुझे बहुत झूठ बोले और मैं बहुत डैश था जो उस पर यकीन कर लिया। अब मैं क्या था? अब मैं बेवकूफ था या मैं नादान था? तो अब उसने इतने सारे झूठ बोले और फिर भी उसके ऊपर यकीन किया, तो अब ये नादानी नहीं है, ये मैं बेवकूफ था। तो यहां पर इस डैश में आएगा स्टूपिड। थर्ड पे आ जाओ। सम डैश पर्सन इन अ फास्ट कार वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक मी। कुछ डैश लोग एक फास्ट कार में मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कौन थे? वो मतलब नादान लोग थे या बेवकूफ लोग थे? अब वो ये बेवकूफ वाली कोई ऐसी हरकत नहीं है ओवरटेक करना, तो उसमें इडियट नहीं आएगा, उसमें आएगा सिली। तो वो बेवकूफ लोग नहीं थे, वो एक नादानी थी। तो कुछ नादान लोग मुझे एक फास्ट कार में ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे।
ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई है, जो पेज नंबर 10 पे ए था, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अब सेकंड जो है हमारी वो है इसी पेज नंबर 10 पे सी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और उसमें जो है वो अल्फ़ाबेट मिसिंग है और हमें एफ और पी एच जिनकी आवाज़ तकरीबन सेम है वो हमें यहाँ पे देख के वर्ड के हिसाब से लगाना है, क्योंकि दोनों की आवाज़ सेम ही है, एफ और पी एच की आवाज़ तकरीबन सेम ही है तो अब यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा AL-ABET। अब यहाँ पे एल और एबेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूरा वर्ड अगर हम सोचेंगे तो ये पूरा वर्ड है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में अब यहाँ पे फ की जो आवाज़ आ रही है उसमें एफ आता है या पी एच आता है, ये आपको स्पेलिंग आपको याद होगी तो आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट में जो आता है वो आता है पी एच, तो ये आ गया अल्फ़ाबेट। अब जो सेकंड जो है हमारा, अब इसमें डैश और ISH लिखा हुआ है। अब ये भी जो है वो अगर हम सोचेंगे तो ये फिश है, फिश, FISH फिश। तो यहाँ पे भी PH नहीं आता, F आएगा। ये हमें वर्ड के हिसाब से खुद सोच के दिमाग इस्तेमाल करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आवाज़ सेम ही है फ, और हमें वर्ड भी खुद ही सोचना है। अब ये ASE लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम F लगाते हैं तो फेज कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है PHASE फेस, ये वर्ड होता है। तो अल्फ़ाबेट हो गया, फिश मतलब मछली हो गया, फेस मतलब कोई दौर हो गया, कोई हमारा कोई टाइम चल रहा है, वो फेज हो गया हमारा एक। अब यहाँ पे आ गया फोर्थ पे, तो फोर्थ हमारा DOL-IN। अब यहाँ पे हम F लगाते हैं तो क्या साउंड बनेगा, डॉल्फिन, लेकिन डॉल्फिन की स्पेलिंग में F नहीं आता, डॉल्फिन की स्पेलिंग में आता है PH। तो ये हो गई हमारी डॉल्फिन। अब सेकंड पेज पे आते हैं, तो सेकंड पेज जो है हमारा, अब यहाँ पे फिफ्थ पे हमारा डैश लगा हुआ। अब यहाँ पे हमें फ की आवाज़ डालनी है तो ये हो गया फाइनल। अब फाइनल की स्पेलिंग में PH नहीं आता, F आता है, तो यहाँ फाइनल में हमने F लगा दिया। उसके बाद आ गया यहाँ पे भी फ। अब हमें तो पता ही, क्योंकि हमें फ लगाना है तो हम साउंड जो है वो वर्ड तो हम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं। तो अब ये आ गया फिनिश। अब फिनिश में PH नहीं आता, F आता है। उसके बाद आगे चले 7 पे, तो 7 पे यहाँ पे फ, तो फिजिशियन ये एक वर्ड बन रहा है, फिजिशियन। फिजिशियन के अंदर F नहीं आता, फिजिशियन के अंदर आता है PH, ये उसकी स्पेलिंग है। आगे आ गया 8 पे, तो 8 पे और यहाँ पे फ की आवाज लगानी तो ऑर्फन हो गया। अब ऑर्फन में जो है वो F नहीं आता, ऑर्फन में भी P और H आता है। 9 पे आ गया, अब 9 पे भी जो है वो फ की हमने आवाज लगा दी, फेम। अब ये फेम बन रहा है, तो फेम मतलब जो है ना वो नाम हो गया, मशहूर हो गए, तो वो मशहूर का जो वर्ड है फेम, उसमें PH नहीं आता, उसमें F आता है। अब 10 पे आ गया यहाँ पे KNI और यहाँ पे फ लगाना है तो नाइफ हो जाएगा। अब नाइफ की स्पेलिंग में PH नहीं आता, नाइफ की स्पेलिंग में F आता है। आगे आ गया, अब यहाँ पे फ लगाना है, फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ की स्पेलिंग तो हमें पता ही है, फोटोग्राफ की स्पेलिंग में F नहीं आता, फोटोग्राफ की स्पेलिंग में PH आता है। 12 पे आ गया, तो यहाँ पे भी फ की आवाज है, वो आ गया लाइफ, तो लाइफ में PH नहीं आता, लाइफ की स्पेलिंग में भी F आता है। 13 पे आ गया, तो 13 पे यही वर्ड बन रहा है ऑटोग्राफ। अब यहाँ पे फ लगेगा तो ऑटोग्राफ हो जाएगा, तो ऑटोग्राफ की स्पेलिंग में भी F नहीं आता, ऑटोग्राफ की स्पेलिंग में PH आता है। 14 हो गया, अब 14 में जो है वो आपने फ लगा तो फ्रेम हो रहा है। अब फ्रेम, जो फ्रेम जिसमें हम तस्वीरें वगैरह लगाते हैं वो फ्रेम हो गया, तो उस फ्रेम के अंदर PH नहीं आता, उस फ्रेम के अंदर F आता है। और 15 पे आ गए, तो 15 पे भी फ लगा दिया तो फॉल हो गया, फॉल मतलब गिरना, तो उसमें PH नहीं, उसमें F आता है। 16 पे आ गए, तो 16 पे फ लगा तो ये हो गया फर्दर, कुछ और फर्दर, तो अब उस फर्दर की स्पेलिंग में भी PH नहीं आता, फर्दर की स्पेलिंग में F आता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 13 पे सी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस ब्लैंक्स के अंदर हमने इन वर्ड्स में से नाउन्स निकालने हैं जो इस सेंटेंस पे सूट करें। अभी डाला रैन व्हेन अ डैश ऑफ बीस्ट चेज्ड हर, डाला भागा जब उसको डैश
ऑफ बीस चेज हर, मतलब उसको जो है वो चेज कर रही थी मक्खियाँ, किस मतलब वह ना किस हिसाब से चेज कर रही है। अब यहाँ फ्लॉक है, अब इसका मतलब है झुंड, और झुंड वो झुंड जो चिड़ियों वगैरह का झुंड होता है। सेकंड पे स्वॉर्म, अब ये स्वॉर्म वो झुंड है जो शहद की मक्खियाँ वगैरह होती हैं। और थर्ड पे ये हर्ड का मतलब होता है कि वो झुंड में सारे जो बुफेलोज और वो जो ज़मीन पे चलने वाले जो होते हैं वो झुंड में। नंबर 4 स्कूल। अब ये तीनों झुंड है, लेकिन इसके अंदर से जो है वो हमें कलेक्टिव नाउन निकालना है। तो स्वॉर्म है वो मतलब जो शहद की मक्खियों पे कलेक्टिव नाउन बनेगा। तो ये फर्स्ट पे है आएगा स्वॉर्म। सेकंड पे है माई बेस्ट फ्रेंड ब्राउट अ डैश ऑफ फ्लावर्स फॉर मी ऑन माई बर्थडे। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने खरीदा मेरे लिए डैश, फूलों का डैश मेरी बर्थडे पे। तो लाइब्रेरी तो नहीं, अब फूलों की लाइब्रेरी तो नहीं खरीदी, बुके, ग्रुप और स्वयं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमें पता चल रहा है कि बुके है जो फ्लावर्स का बुके ही आता है जो उसने मेरे लिए खरीदा। तो यहाँ पे आ गया बुके। थर्ड पे आ गया तो द एम्परर वॉच अ डैश ऑफ स्वैन इन द स्काई। एम्परर बादशाह ने जो है वो आसमान पे स्वैन का डैश देखा। क्या देखा भाई? फ्लीट, हर्ड, ग्रुप, अ फ्लॉक। अब फ्लीट का मतलब भी जो है वो झुंड में आया हुआ होता है, झुंड में उसने जो है ना वो स्वैन को देखा। हर्ड का मतलब वो झुंड जो जमीन पे चलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आसमान की बात हो रही है। और ग्रुप और वो सॉरी हर्ड का मतलब भी झुंड में ही आ गया, और ग्रुप जो है वो भी जो है वो एक ग्रुप हो गया। और फ्लॉक का मतलब जो है वो फ्लॉक का मतलब भी एक झुंड हो गया जो चिड़ियाओं का झुंड होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ पे जो एम्परर ने एक स्वैन जो देखे आसमान पर उड़ते हुए, तो उसका जो सही जो आंसर है वो है हर्ड। हम यहाँ पे हर्ड लिखेंगे HERD। और अब आपका जो 4th नंबर का है वो है अ डैश ऑफ डक्स स्विम इन द पॉन्ड ऑफ द पैलेस गार्डन। डक्स स्विम कर रही हैं पैलेस के गार्डन के पॉन्ड में। कितनी, अब किस झुंड में मतलब। तो यहाँ पे नंबर 1 में आ गया क्लटर। क्लटर का मतलब होता है बेतरतीबी। नंबर 2 आ गया फ्लॉक, मतलब ये हो गया परिंदों का झुंड या फिर परिंदे जैसे जो होते हैं उनका झुंड। और नंबर 3 पे आ गया कि ब्रूड का मतलब होता है बच्चे। नंबर 4 पे फ्लीट। फ्लीट का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन वो सिर्फ झुंड होता है, वो भेड़ बकरों का हो या फिर वो गोट्स का हो, किसी भी चीज़ का झुंड हो सकता है। तो इसमें जो आएगा वो हमारा आएगा परिंदों, क्योंकि डक्स एक तरीके के वो उड़ नहीं सकता, लेकिन वो परिंदों जैसा ही होता है। तो ये आएगा परिंदों का झुंड, मतलब यहाँ पे आएगा फ्लॉक, FLOCK। तो ये हो गई हमारी सारी एक्टिविटीज़ और ये चैप्टर हो गया इसी के साथ कंप्लीट। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे का चैप्टर समझेंगे और फिर उसके हिसाब से फिर आगे का उसका भी काम करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।